हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश ज्ञान पर। और आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर के आई हूँ जिसमें मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक फुल एक्सप्लेनेशन, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से। और ये एक्सप्लेनेशन होगी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जो कि लिखा है खुशवंत सिंह ने। और ये एनसीईआरटी के जो 11th क्लास की बुक है हॉर्नबिल, उसका फर्स्ट चैप्टर है। ये एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल स्टोरी है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है जैसे कि खुशवंत सिंह ने लिखा है। और उन्होंने ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं इसमें आपके साथ शेयर किया है। ये जो स्टोरी है इसमें उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के जो ग्रैंड मदर हैं उनके बारे में बताया है, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने इसे बताया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया है। तो चलिए अब हम और डिले करे बगैर इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस स्टोरी को। और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत स्टोरी है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको वाकई में बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिससे कि आप जब ये हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे, मैं इनको समझा दूँगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो हमारी स्टोरी है उसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर। तो जो कहते हैं, खुशवंत सिंह कह रहे हैं यहाँ पे कि जो मेरी ग्रैंड मदर हैं जैसे कि सबकी ग्रैंड मदर होती हैं। एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वूमन। वो एक बूढ़ी महिला हैं। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर। और वो कह रहे हैं कि मैंने 20 साल से उन्हें देख रहा हूँ, वो इसी तरीके से बूढ़ी नज़र आ रही हैं। मतलब जैसे आप लोग भी होंगे तो उन्होंने भी अपनी दादी माँ को देखा होगा, तो जब से देखा है वो ऐसे ही बूढ़ी बूढ़ी नज़र आती हैं। तो आप लोगों को लगता होगा कि अरे ये तो हमेशा से बूढ़ी ही रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैंने 20 साल से उन्हें देख रहा हूँ कि ऐसा ही रिंकल्ड फेस है उनका। रिंकल्ड मतलब जैसे कि चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो 20 साल से वो उन्हें ऐसे ही देख रहे हैं। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी। और पीपल, लोग कहते हैं कि वो एक समय पर बहुत ही प्रिटी, बहुत ही यंग रही थी। लेकिन और ये भी कहते हैं कि इवन हैड अ हस्बैंड, कि उनका कोई हस्बैंड भी था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। लेकिन ये तो बहुत ही हार्ड है बिलीव करने के लिए। इट्स रियली वेरी हार्ड टू बिलीव। माई ग्रैंड फादर, जो मेरे ग्रैंडफादर हैं, पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। उनका जो उनकी जो फोटो है, पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट होती है पिक्चर, जैसे आपने देखे होंगे ना, पोर्ट्रेट बनाते हैं किसी की, तो वो जो है वो लगी हुई है कहाँ, ड्राइंग रूम में, मेंटल पीस की तरह। यानी कि एक जैसे तस्वीर लगा देते हैं, एक शो पीस की तरह लगा देते हैं, उसी तरीके से वो वहाँ पर लगी हुई है। He wore a big turban and loose fitting clothes। और उन्हें क्या पहना हुआ है उसमें, उन्होंने पहनी हुई है एक बड़ी सी टर्बन पहनी हुई है, पगड़ी पहनी हुई है, और लूज फिटिंग क्लोथ्स पहने हुए हैं। जैसे कि कुर्ता वगैरह पहनते थे ना, तो उस तरीके से उन्होंने पहना हुआ है। His long white beard covered the best part of his chest। और उनकी जो वाइट बियर्ड है, सफ़ेद दाढ़ी है, उन्हें कवर किया हुआ है उनके चेस्ट के बहुत ज़्यादा जो पार्ट है उसको कवर किया हुआ है, यानी कि उनकी दाढ़ी बहुत ज़्यादा लंबी है। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर ओल्ड। और वो इतने ज़्यादा बूढ़े लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो 100 साल के होंगे। ही डिड नॉट लुक द शॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव वाइफ और चिल्ड्रन। और वो कह रहा है कि उन्हें देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि उनके कभी वाइफ रही होगी या कोई बच्चे रहे होंगे। मतलब इतने ज़्यादा बुढ़े दिखाई देते हैं कि क्या लगता है कि ही लुक्ड एज इफ़ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। ऐसा लगता है कि उनके तो केवल ग्रैंड चिल्ड्रंस ही रहे होंगे, मतलब कि वो उनके केवल पोते पोती नाते नाती ही रहे होंगे, उनके कभी बच्चे हो ही नहीं सकते। वो इतने बुढ़े दिखाई देते हैं कि ऐसा लगता ही नहीं कि उनकी उम्र इतनी है, कि उनकी उम्र तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो कभी, मतलब वो भी कभी जवान रहे होंगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, जैसे कि उसे उनके बारे में लगता है कि जैसे मेरी ग्रैंड मदर हैं, जैसे उनके बारे में लोग कहा करते थे कि वो भी प्रिटी थी, यंग थी। लेकिन दैट थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। लेकिन वो जो थॉट है ना कि वो प्रिटी रही होंगी, वो खूबसूरत रही होंगी, यंग रही होंगी, वो जो थॉट है ना वो भी अपने आप में विद्रोह करता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो
इतनी ज़्यादा बुज़ुर्ग लगती हैं, इतनी ज़्यादा बूढ़ी लगती हैं कि वो जवान कैसे हो सकती हैं। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ गेम्स शी यूज़ टू प्ले एज अ चाइल्ड, और वो बहुत बार हमें ऑफन अक्सर बताया करती थी कि जो वो अपने, जब वो छोटी थी, जब वो बच्ची थी और वो जो गेम खेला करती थी उनके बारे में बताती थी। जैसे दादी बाबा वगैरह होते हैं और वो हमें बताते हैं कि हम छोटे थे तो हम ये गेम खेला करते थे, ये किया करते थे। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड undignified on her part, and we treated it like the fable of the prophet she used to tell us. और ये सब सुनकर उनको ऐसा लगता है कि ये क्या बोल रही हैं, मतलब हमें ऐसा लगता, उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जो दादी माँ है ये सारी चीज़ें जो बता रही हैं, ऐसा लगता है कहानियों की तरह लगता है, फेबल्स की तरह लगता है। जैसे कि प्रॉफिट्स सुनाते हैं ना, कहानी सुनाते हैं तो उनकी कहानी एकदम आश्चर्यचकित करने वाली होती हैं, बिल्कुल वैसा ही उन्हें लग रहा है कि जो दादी माँ ये सब कुछ बता रही हैं कि हम ये गेम खेला करते थे, ये चीज़ें किया करते थे, तो वो सब कुछ उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि एक कहानी चल रही है, ये कहानी सुनाई जा रही है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। तो शी हैड बीन ऑलवेज शॉर्ट फैट, और वो हमेशा कैसी रही हैं, शी हैड बीन ऑलवेज शॉर्ट रही हैं, फैट रही हैं, स्लाइटली बेंट रही हैं। तो जब से जो हमारे राइटर हैं उन्होंने देखा अपनी दादी माँ को, उन्होंने हमेशा कैसा देखा, शी हैड बीन ऑलवेज बीन शॉर्ट, छोटी सी, फैट थोड़ी मोटी सी, और स्लाइटली बेंट मतलब थोड़ी सी झुकी हुई उन्होंने उनको देखा है। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, और उनके पूरे ही फेस पर रिंकल्स इधर से उधर जा रहे हैं, यानी जो झुर्रियाँ हैं वो इतनी सारी हैं कि पूरे फेस ने पे कवर कर रखा है जो झुर्रियाँ हैं उन्होंने। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, और ऐसा नहीं है कि उनके फेस पर रही होंगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि नो वी वर सर्टेन, लेकिन मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि शी हैड ऑलवेज, कि उनके फेस पर हमेशा ही ऐसे ही रिंकल रहे हैं। अब ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उन्हें जवान तो देखा नहीं, उन्होंने हमेशा उन्हें ऐसी एज में देखा जब उनकी झुर्रियाँ पड़ गई, तो वो कहते नहीं मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमेशा से ही ऐसी रही होंगी। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, बूढ़ी रही होंगी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बूढ़ी रही हैं। दे शुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, और वो भी इससे ज़्यादा बूढ़ी हो भी नहीं सकती हैं। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और उन्होंने एंड हैड स्टेड एट द, और वो सेम एज पर हैं, 20 साल से उन्होंने उनके फेस पर कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं देखा कि इससे ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं। वो देख रहे हैं कि इतनी ही बूढ़ी हैं वो जितना कि 20 साल से वो रही हैं। शी कुड नेवर बीन हैव बीन प्रिटी बट शी ऑलवेज ब्यूटिफुल, तो वो कहते हैं कि वो कभी भी जो है प्रिटी रही होंगी ऐसा तो मुझे नहीं पता, मैं मान भी नहीं सकता, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा खूबसूरत रही हैं, क्योंकि उन्हें अपनी दादी माँ से बहुत प्यार है, इसीलिए वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आज भी लगती हैं, और वो कहते हैं कि मैं मान सकता हूँ कि वो खूबसूरत रही होंगी। शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other। तो यहाँ पर बात करते हैं कि वो क्या करती थी, शी होबल्ड अबाउट द हाउस, वो घूमती थी हाउस में, इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड। स्पॉटलेस वाइट का मतलब यहाँ क्या है, यहाँ पर इस स्पॉटलेस वाइट का मतलब है वाइट साड़ी पहनने से वाइट कलर के कपड़े पहनती हैं वो, स्पॉटलेस वाइट, विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हैंड उनका कहाँ रहता है, वेस्ट पर रहता है, कमर पर रहता है, टू बैलेंस हर स्टूप, क्योंकि खड़े झुककर चलती हैं वो, तो इसीलिए एक हाथ उनका कहाँ रहता है, उनका वेस्ट पर रहता है, कमर पर रहता है, जिससे कि थोड़ा सा वो संभल सकें अपने आप को। और उसके बाद जो उनका एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरा जो हाथ उनका रहता है वो उससे पकड़े रहती हैं, टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। अब यहाँ रोजरी जो वर्ड आ रहा है
ये वर्ड होता है, इसे कहते हैं माला। रोजरी होती है माला, और बीड्स का मतलब होता है मन के। तो जो बीड्स की यानी कि मनकों की जो माला होती है, यानी कि वो माला आपने कई जगह देखा होगा कि वो जाप करते रहते हैं, बोलते रहते हैं और माला लिए रहते हैं, उसी तरीके से उनके हाथ में वो माला रहती है। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ऑन हर पेल पकर्ड फेस। और हर सिल्वर लॉक्स, उनके जो सिल्वर लॉक्स का मतलब यहाँ पर है जो सफ़ेद बाल है ना, उससे। तो सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड, इधर उधर उनके बाल रहते हैं, अनटाइडी मतलब सही से बंधे नहीं रहते। ओवर हर पेल पकड़ फेस, तो उनका जो पेल पीला पड़ा हुआ पकड़ सूखा सा जो फेस है, उस पर उनके जो बाल हैं वो इधर उधर रहते हैं। एंड हर लिप्स, और उनके जो लिप्स हैं कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। इनऑडिबल मतलब जो सुनाई नहीं देती, ऐसी प्रेयर्स, उनके होंठ हिलते रहते हैं। तो जो वो प्रेयर कर रही हैं, जो वो नाम ले रही हैं, वो सुनाई तो नहीं देता, लेकिन वो चलता ही रहता है। यस शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वो ब्यूटिफुल थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, और वो ऐसी लगती हैं जैसे कि ना जो विंटर लैंडस्केप होते हैं ना माउंटेन में, जब मतलब बहुत सर्दी पड़ती है तो माउंटेन्स पे क्या जाती है, बर्फ़ आ जाती है, और वो पूरे माउंटेन्स ढक जाते हैं उस बर्फ़ से। तो कैसे हो जाते हैं, वो एकदम सफ़ेद हो जाते हैं। तो यहाँ एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, तो वो ऐसे हो जाते हैं कि फैलाव हो जाता है उन पर प्योर वाइट सेरेनिटी। प्योर वाइट सेरेनिटी का मतलब हो गया जो वाइट बर्फ़ होती है वो पूरे में आ जाती है। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और वो क्या देती है, एक बहुत ही पीस देती है, शांति देती है, कंटेंटमेंट देती है, मतलब हमारे मन को बहुत ही सुकून पहुंचाती है। और वो वाइट सेरेनिटी का मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि शी वॉज़ लाइक द विंटर लैंडस्केप की तरह है, यानी कि वो सफ़ेद जो उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं उसी में इधर उधर वो घूमती हैं, लेकिन वो इतनी मतलब उनको देखकर इतना ज़्यादा शांति, इतना ज़्यादा सुकून मिलता है कि ऐसा लगता है जैसे कि माउंटेन्स पर जैसे बर्फ़ जब आ जाती है तो उसे देख कर के एक सुकून का अनुभव होता है, वैसे ही उन्हें देख कर होता है। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड, वो कहते हैं मेरी ग्रैंड मदर और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहे थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, और जब उनके पेरेंट्स, जो राइटर हैं उनके पेरेंट्स ने उन्हें छोड़ दिया था किसके पास, उनकी ग्रैंड मदर के पास छोड़ दिया था जब वो लोग सिटी में गए थे, शहर में रहने के लिए गए थे, क्योंकि ये लोग गांव में रहा करते थे। तो जब सिटी में इनके पेरेंट्स गए रहने के लिए तो उनको किसके पास छोड़ के गए, उनकी ग्रैंड मदर के पास छोड़ के गए। एंड तब वो क्या बन गए, वो जब एक साथ रहा करते थे, सो वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। और तब क्या था कि तब उनकी ग्रैंड मदर और जो राइटर थे वो एक साथ, हमेशा एक साथ रहा करते थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, और वो उन्हें जगाया करती थी सुबह सुबह। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और उन्हें स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। शी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर्स इन द मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल शी बेड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट। अब वो क्या करती थी, जब मॉर्निंग में उनको जगाया करती थी, तैयार किया करती थी, तो वो क्या करती थी, मॉर्निंग प्रेयर्स, मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, मोनोटोनस मतलब एक ही उसमें धुन में अपना गाया करती थी। वाइल शी, जब वो उन्हें नहलाया करती थी, ड्रेस किया करती थी, यानी उन्हें ड्रेस पहनाया करती थी, तो वो एक सॉन्ग जो है, एक प्रेयर सॉन्ग जो है वो गाया करती थी, और इस होप में गाती थी कि दैट आई वुड लिसन, कि मैं सुन रहा हूँगा, एंड गेट टू नो इट, और मुझे याद हो जाएगा वो सब कुछ जो वो गा रही हैं। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, और मैं तो केवल इसलिए सुनता था क्योंकि मुझे उनकी जो आवाज़ है उससे बहुत प्यार था। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी भी कोशिश नहीं करी, कभी भी ज़रूरत नहीं समझी कि मुझे उसे लर्न करना है, मुझे इस बात की कोई फ़िक्र नहीं होती थी। Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthening pot and a red pen. और उसके बाद वो क्या करती थी, लाया करती थी निकाल कर मेरी वुडन जो स्लेट हुआ करती थी उसको, और
वो वुडन स्लेट को पहले से ही उन्होंने वॉश करके साफ़ सुथरा करके प्लास्टर्ड करके विद येलो चॉक से उसको अच्छे से पेस्ट करके मतलब उस पर लगा करके टाइनी अर्दन इंक पॉट, अर्दन मतलब कि जो मिट्टी का इंक पॉट हुआ करता था उसे, और एक रेड कलर का पेन, क्योंकि पहले के ज़माने में आज की तरह जो पेंसिल अवेलेबल हो जाती हैं, पेन जो रिफ़िल डाल के चला लिया जाता है वो अवेलेबल नहीं थे, तो इस तरीके का एक कल्चर था, तो उसे वो फॉलो करते हुए ये सारी चीज़ों की तैयारी करती थी। टाई दैम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी, और एक बंडल में उसको बांध दिया करती थी और जो बंडल था वो मेरे हाथ में थमा देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और वो मुझे क्या दिया करती थी ब्रेकफास्ट में, एक थिक मोटी सी स्टेल, स्टेल मतलब कि जैसे कि कहते हैं बासी या पुरानी, जो एक दिन पुरानी होती है, चपाती विद अ लिटिल बटर, उस पर क्या लगाती थी, थोड़ा सा बटर लगाती थी, शुगर लगाती थी, चीनी लगाती थी और उसे स्प्रेड कर देती थी पूरे पर, ऑन इट मतलब पूरे पे लगा देती थी, और उसे उनको वो ब्रेकफास्ट में दिया करती थी। और उसके बाद फिर क्या होता था कि वो जाया करते थे स्कूल, वी वेंट टू स्कूल। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग, और वो और भी चपातीज और भी जो बासी रोटियां होती थी उनको लेके जाया करती थी, जो विलेज के डॉग्स होते थे उनको खिलाने के लिए। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple, और वो हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी क्योंकि जो टेम्पल था, जो मंदिर था, वो अटैच था, जुड़ा हुआ था, किससे, स्कूल से जुड़ा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट, प्रीस्ट हमें, जो वहाँ के पंडित वगैरह होते थे, वो हमें सिखाया करते थे, अल्फ़ाबेट सिखाया करते थे, अक्षर सिखाया करते थे, एंड द मॉर्निंग प्रेयर सिखाया करते थे। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज़, और जो चिल्ड्रन थे, बच्चे थे, वो बैठा करते थे, रोज़ में बैठा करते थे, लाइनों में बैठा करते थे, ईदर साइड, दोनों तरफ ऑफ वरांदा, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, और सिंगिंग किया करते थे, अल्फ़ाबेट गाया करते थे, प्रेयर गाया करते थे, कोरस में गाया करते थे, एक साथ मिलकर गाया करते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड द रीडिंग द स्कल्पचर्स, और मेरी जो ग्रैंड मदर हैं वो अंदर बैठ कर के क्या गाया करती थी, वो स्क्रिप्चर्स जो होते थे, जो ग्रंथ वगैरह होते हैं, स्क्रिप्चर्स जो होते हैं, उनको बैठकर रीड किया करती थी, पढ़ा करती थी। When we had both finished, और जब हम दोनों का काम पूरा हो जाता था, यानी मेरा स्कूल पूरा हो जाता था और वो अपने ग्रंथ वगैरह पढ़ लेती थी, तो we would walk back together, और हम एक साथ टहलते हुए, चलते हुए दोनों लौट कर आया करते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door, और इस समय पर जो सारे के सारे जो गांव के डॉग्स वगैरह हुआ करते थे वो आया करते थे, वो आ जाया करते थे, और फिर उसके बाद जो रोटी जो उनकी रोटी लाया करती थी, जो उनकी ग्रैंड मदर थी, वो क्या करा करती, दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर, और वो क्या करते थे, हमें फॉलो किया करते थे, जब हम घर जा रहे होते थे तो वो फॉलो किया करते थे हमें, और ग्राउलिंग करते रहते थे, घुर्राते रहते थे, फाइटिंग करते थे एक दूसरे से, ईच अदर फाइटिंग करते थे। फॉर द चपातीज वी थ्रू टू दैम, किसके लिए, जो चपातीज वो लेकर जाया करती थी, वो डालती थी, तो उसके लिए वो हमेशा उसके पीछे ग्राउलिंग एंड फाइटिंग करते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us, और जब उनके पेरेंट्स वहाँ सिटी में कंफर्टेबली सेटल हो गए, वहाँ पे उन्होंने घर ले लिया, सब हो गया, तो उन्होंने उनको बुलाया कि अब आप लोग यहाँ आ जाइए। That was a turning point in our friendship, बस यहाँ पर आकर वो कहते हैं राइटर कि हमारी जो फ्रेंडशिप है उसने एक टर्निंग पॉइंट लिया, एक बदलाव की स्थिति आई। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, हालांकि हम लोग एक सेम ही रूम में रहा करते थे अभी भी सिटी में आकर, बट क्या था कि माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। क्या बदलाव आया कि अब उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो उनके साथ स्कूल नहीं जाती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, अब वो एक मोटर बस में, एक बस में जाया करते थे, अपने इंग्लिश स्कूल यानी कॉन्वेंट स्कूल में जाया करते थे। देयर वर नो डॉग्स
इन द स्ट्रीट्स, अब वहाँ पर ना ही वो डॉग्स थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कंट्री यार्ड कोर्ट यार्ड ऑफ आर सिटी हाउस। अब वो जो उनका घर था उसके कोर्ट यार्ड में जा कर के, उसका जो कहते हैं एक बगीचा टाइप का है, उसमें जा कर के वो क्या फीड किया करती थी, खिलाया करती थी। किनको खिलाती थी? स्पैरोज। स्पैरोज मतलब गौरैया, चिड़िया होती है छोटी छोटी, उसको खिलाया करती थी, उसको जो खाना है वो दिया करती थी। अब उसके बाद क्या होता है, एज द ईयर rolled by we saw less of each other। ईयर रोल्ड का मतलब है कि जैसे जैसे समय गुजरता गया वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे की तरफ कम देखने लगे, यानी कम मिलने लगे, कम बातें होने लगी। उनकी और ग्रैंड मदर की जो बातें थी वो कम होने लगी। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप, बहुत समय तक तो वो मुझे जगाया करती थी और वो मुझे रेडी किया करती थी, फॉर स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me। और जब मैं लौटता था ना तो मुझसे पूछती थी कि आज टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया। I would tell her English words and little things of Western science and learnings, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc। तो वो क्या बताया करते थे? वो उन्हें बताया करते थे कुछ इंग्लिश के वर्ड्स हुआ करते थे, लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, वेस्टर्न पश्चिम जो विदेशी जो साइंस है या पश्चिमी जो साइंस है, विज्ञान है, उसके बारे में, और लर्निंग के बारे में, और ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स के बारे में, जो दुनिया है गोल है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें बताया करते थे। लेकिन दिस मेड हर अनहैप्पी, लेकिन ये सारी चीज़ें सुनकर ना वो कहीं ना कहीं दुखी हो जाया करती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, और इसलिए भी, क्योंकि शायद इसलिए दुखी हो जाती थी क्योंकि वो मुझे पढ़ा नहीं पाती थी, वो सारी चीज़ें जो ये लेसन्स थे उसमें मेरी हेल्प नहीं कर पाती थी, इसलिए भी दुखी हो जाती थी। एंड शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट at the English school and was distressed that there was no teaching about God and scriptures। और दूसरा दुखी होने का कारण ये भी था उनका कि she did not believe in things, ये वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी जो कि इंग्लिश स्कूल्स में पढ़ाया जाता था। और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती थी, डिस्ट्रेस हो जाती थी, बहुत ही ज़्यादा विचलित हो जाती थी ये सोच करके कि वहाँ पे कोई भी टीचिंग नहीं दी जा रही है, कोई भी बताया नहीं जा रहा है, शिक्षा नहीं दी जा रही है गॉड के बारे में, या फिर जो ग्रंथ हैं उनके बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में कोई भी शिक्षा जो है नहीं दी जा रही। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन। एक दिन उन्हें बताया गया, राइटर को, कि उन्हें म्यूज़िक के लेसन दिए जाएंगे, यानी उन्हें क्या सिखाया जाएगा, उन्हें म्यूज़िक सिखाया जाएगा। अब क्या होता है कि शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं ये बात सुन करके, वेरी वेरी डिस्टर्ब हो जाती हैं, बहुत दुखी हो जाती हैं, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो म्यूज़िक सीखेंगे। क्यों? क्योंकि टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन, उन्हें लगता है कि जो म्यूज़िक है ना ये बहुत ही अशिष्ट, बहुत ही वल्गर टाइप की चीज़ है, बहुत ही बेकार चीज़ है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हेरल्ड्स, बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक। और ये क्या है, इस पे मोनोपोली है, मोनोपोली यानी एक अधिकार है किनका, मतलब केवल वही सीखते हैं इन्हें जो कि हेरल्ड्स होते हैं। हेरल्ड्स मतलब कि उन लेडीज़ को कहा जाता है जिनका कि चरित्र अच्छा नहीं होता, या बेगर्स हैं, भिखारी हैं, तो उनके लिए होती है। नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक मतलब जो शिक्षित वर्ग है, जो अच्छे व्यक्ति हैं, उनके लिए नहीं होती। शी said nothing but her silence meant disapproval। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन जो उनका साइलेंस था ना वो इस चीज़ को डिसअप्रूव्ड कर रहा था, यानी वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो इस तरीके का कोई भी म्यूज़िक को सीखें। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और उन्होंने उसके बाद बहुत ही कम बात करी, जो राइटर थे उनसे बहुत कम बात करी। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब वो यूनिवर्सिटी के लिए जाने लगे,
आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, तो उन्हें राइटर को उनका अपना रूम दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, अब जो एक रूम था जिस रूम में वो दोनों रहा करते थे, और वो रूम जो था वो उनके लिए एक बहाना था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ रहा करते थे, वो भी ख़त्म हो गया, स्नैप्ड हो गया, टूट गया, ब्रोक हो गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, और मेरी ग्रैंड मदर ने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया अकेलेपन को विद रेजिग्नेशन, स्वीकार ना करते हुए भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कुछ और चारा नहीं था। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, और वो क्या करती थी, रेयरली लेफ्ट हर, बहुत कम ही अपना जो स्पिनिंग व्हील था यानी चरखा था उसे छोड़ा करती थी, और वो लगातार उसको चलाया ही करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर स्पिनिंग बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, बस अपनी प्रेयर्स गाती रहती थी और अपने जो स्पिनिंग व्हील था उसको घुमाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल, और बस जब आफ्टरनून होता था तो वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करती थी, थोड़ी देर के लिए आराम करती थी, और अपनी स्पैरोज़ को फीड किया करती थी, स्पैरोज़ को खाना दिया करती थी। वाइल शी सेट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल bits, hundred of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. और क्या होता था कि जब वो बैठा करती थी वरांदा में और जो ब्रेड थी उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा करती थी, तो बहुत 100 ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्ट हो जाती थी, और एक बहुत तेज़ आवाज़ जो है चर्पिंग्स, मतलब जो उनका चहचहाना है उसको किया करती थी, बहुत तेज़ आवाज़ आया करती थी। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, पर्च मतलब बैठ जाया करती थी, आती थी और पर्च्ड करती थी, बैठती थी उनके लेग्स पर। अदर ऑन हर शोल्डर्स, कुछ शोल्डर्स पर बैठती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ तो उनके सिर पर बैठ जाया करती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, वो हंसती थी लेकिन कभी भी उन्हें शूट देम नहीं करती थी, मतलब शू कर देते ना कि हटो हटो हटो, वैसा कभी नहीं करती थी, हटाती कभी नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे ऑफ फॉर हर, और उनके लिए यही जो एक आधा घंटा होता था बहुत ही सुकून भरा होता था, बहुत खुश होती थी वो इस आधे घंटे में, बड़ा ही सुकून उन्हें लगता था। व्हेन आई डिसाइड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़, और जब राइटर ने सोचा कि अब उन्हें फ़र्दर स्टडीज़, आगे की स्टडीज़ के लिए उन्हें जाना है, कहाँ जाना है, विदेश जाना है, अब्रॉड जाना है। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, और उन्हें पूरे तरीके से पता था कि उनकी जो ग्रैंड मदर हैं वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, और मैं चला गया कितने साल के लिए, क्योंकि वो कहाँ जा रहे थे, 5 years के लिए जा रहे थे। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, उन्हें लग रहा था कि उनकी ग्रैंड मदर उनसे कोई बात नहीं करेंगी, कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन उन्होंने की। एंड शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, और वो सेंटिमेंटल भी नहीं हुई, जैसे बाकी सब लोग रो रहे थे कि हाँ 5 साल के लिए जा रहा है, अब लौटेगा 5 साल के बाद, लेकिन वो बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, वो आई और उन्होंने स्टेशन पर आई उन्हें छोड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने कोई भी इमोशन को शो नहीं किया। अब उसके 2 कारण थे, क्योंकि वो अंदर से तो दुखी थी लेकिन वो दुख दिखाना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपने इमोशंस को शो ही नहीं किया, बात ही नहीं की। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, बस उनके जो लिप्स थे वो ऐसा लग रहा था कि बस वो प्रेयर में हिल रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका माइंड जो है बस प्रेयर कर रहा है, लॉस्ट है, प्रेयर में खोया हुआ है। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और उनके जो फिंगर्स हैं वो रोज़री जो माला थी उनकी उसी में बस उस पर काउंटिंग कर रहे हैं। साइलेंटली शी किस माई फोर हेड, और उन्होंने हल्के से मेरे फोर हेड पर, माथे पर किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज पर हैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैंने सब कुछ छोड़कर, मतलब जब छोड़कर उन्हें जा रहा था, आई चेरिश्ड, और मुझे चेरिश के क्या लेकर जा रहा था, एक मॉइस्ट इम्प्रिंट, मतलब जो उन्होंने किस किया था उसके फोरहेड पर, वो ही जो एक लास्ट फिजिकल कांटेक्ट था राइटर और उनकी दादी के बीच में, केवल उसको लेकर के वो जा रहे थे। वो सोच रहे थे कि अब यही मेरे साथ जा रहा है बस। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन यही सब कुछ नहीं था। दैट वॉज नॉट सो। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम।
और 5 साल के बाद वो घर लौटे एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन। और वो किससे मिले? स्टेशन पर दादी माँ से मिले, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि शायद अब मैं उनसे फिज़िकली अब नहीं मिल पाऊँगा क्योंकि वो इतनी बूढ़ी हैं, लेकिन वो मिले। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। वो एक दिन भी और ज़्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। और मतलब शायद जो टाइम है वो भी उनके आगे अब फेल हो गया था। एंड वाइल शी क्लेस्प्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। और जैसे ही उन्होंने मुझे अपनी जो आर्म्स हैं, जो उन्होंने अपनी बाहें हैं, उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लिया, उन्होंने मुझे अपने आर्म्स में लिया। आई कुड हियर, मैं सुन सकता था, जो उनकी प्रेयर थी मैं उन्हें सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, इवन जबकि मैं अपने पहले दिन आया था, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरो। तब भी मतलब उन्हें मेरे लिए खुश होना चाहिए था, लेकिन तब भी वो जो खुश होने वाला जो उनका पहला मोमेंट होता था, मतलब जो बहुत ज़्यादा खुश होती थी, वो मोमेंट वही था जब वो स्पैरोज़ को खाना खिलाया करती थी। whom she fed longer and with frivolous rebuke। और अब भी वो उन्हें खाना खिलाती थी। एंड अब क्या उन्हें लगा था कि खाना तो खिलाती थी, लेकिन अब वो उन्हें थोड़ा थोड़ा डांटने भी लगी थी, जैसे वो उसे डांटा करती होंगी थोड़ा थोड़ा। फ्रिवलस रिब्यूक, फ्रिवलस का मतलब था छोटी छोटी सी, जैसे डांट देते हैं, तो उस तरीके की जो डांट थी वो उनको लगाया करती थी। किनको? चिड़ियाँ जो होती थी उन्हें, स्पैरोज़ को। इन द इवनिंग आ चेंज केम ओवर हर। और अचानक से एक शाम जो थी उसमें एक चेंज आया। शी डिड नॉट प्रे, वो प्रे नहीं कर रही थी। शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड एंड गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। उन्होंने सारी अड़ोस पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया अपने और एक ड्रम लिया, एक पुराना सा ड्रम लिया, और उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया। For several hours she thumbed the sagging skin of the dilapidated drum and sang on the homecoming of warriors। और बहुत देर तक उन्होंने वो जो पुराना धुराना सा जो मतलब बिल्कुल ही ख़राब हो रखा ड्रम था उसको वो बजा रही थी, और ऐसे गाने गा रही थी जैसे कि एक योद्धा जैसे घर आता है, वापस लौट कर आता है, तो वो उस टाइप के जो गाने थे वो गा रही थी। We had to persuade her to stop to avoid overstraining। overstraining मतलब बहुत ज़्यादा अपने पे तनाव दे देना। तो उन्होंने सबने रोका, उन्हें परसुएड किया कि भाई रुक जाओ, अब बहुत ज़्यादा आप गाना मत गाओ, बहुत ज़्यादा ये जो आप कर रहे हो ये मत करो। That was the first time since I had known her that she did not pray। और पहला ही वक्त था वो जब राइटर ने देखा था कि वो उस दिन प्रे नहीं कर रही थी। पहली बार उसने देखा राइटर ने कि वो प्रे नहीं कर रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। अगले ही मॉर्निंग वो बीमार पड़ गई एंड इट वॉज अ माइल्ड फीवर। थोड़ा सा ही उन्हें बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, कि डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं है, थोड़ा सा बुखार है, चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। लेकिन जो ग्रैंड मदर हैं वो कुछ और ही बोल रही थी, उन्हें कुछ और ही लग रहा था। She told us that her end was near। और उन्होंने कहा हमसे कि उनका जो अंत है, यानी उनकी जो डेथ है, वो बस अब आने ही वाली है। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us। और उन्होंने कहा कि सिंस ओनली, क्योंकि अब थोड़े ही वक्त बचा हुआ है उनके जाने से, उनके जो लाइफ का चैप्टर है वो एंड होने से, तो वो और उन्होंने प्रे करना छोड़ दिया, तो अब वो और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती इस चीज़ में कि वो अपना जो समय है वो हमसे बातें करने में वेस्ट करें। तो उन्होंने कहा मैं और समय वेस्ट नहीं करूँगी बातें करने में, और मैं अब प्रे करूँगी। वी प्रोटेस्टेड, हमने उनको रोका। बट शी इग्नोर्ड, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया हमारे जो प्रोटेस्ट थे, मतलब कि नहीं आप मत करिए, आप प्रे मत करिए, आप आराम करिए, नहीं, वो नहीं मानी। एंड शी ले पीसफुली इन बेड, वो लेटी रहीं पीसफुली बेड में और वो प्रे करती रहीं, टेलिंग हर बीट्स, और अपनी माला जपती रहीं।
Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless finger. और even before, जिससे पहले की मतलब जब तक कि हमें सस्पेक्ट नहीं हुआ, हमें संदेह नहीं हुआ कि उनके जो लिप्स हैं वो स्टॉप्ड हो गए, हिलना बंद हो गए, मूविंग करना बंद हो गए, और उनकी जो रोज़री यानी कि उनकी जो माला थी जाप करती थी जिससे वो उनके लाइफलेस फिंगर्स, क्योंकि अब उनके अंदर जान नहीं रही, वो गिर गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। और एक पीसफुल, एक शांति में जो पीलापन था उनके चेहरे पर आ गया, एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। और उससे हमें पता चला कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही, वो डेड हो गई। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज़ कस्टमरी, और हमने उन्हें बेड पर से उठाया और नीचे रखा, क्योंकि ये कस्टम्स में लिखा है कि कोई किसी की डेथ हो जाए तो उसे बेड पे नहीं लिटाते, उसे नीचे लिटा देते हैं, तो ऐसा हमने किया। लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद रेड श्राउड, और उन्हें ज़मीन पर लिटाकर एक रेड जो कफन होता है, कहते हैं लास्ट राइट्स का जो कपड़ा होता है, उसमें लपेट दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल्स। और थोड़े समय मॉर्निंग यानी कि विलाप करने के बाद, रोने के बाद, मॉर्निंग यहाँ पर सुबह नहीं है, ये मॉर्निंग का मतलब है विलाप करना, तो करने के बाद मैं चला गया उन्हें अकेला छोड़कर फ्यूनरल की तैयारी, उनका जो शवदाह मतलब उनका जो जलाने की तैयारी थी उनको, उसके लिए मैं चला गया तैयारी करने के लिए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर, और शाम के समय हम लौटे एक क्रूड स्ट्रेचर को लेकर के, टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, जहाँ पर कि उन्हें जलाया जाएगा, क्रीमेशन किया जाएगा, वहाँ पर ले जाने के लिए क्रूड स्ट्रेचर यानी कि अर्थी जिसे हिंदी में कहते हैं, वो लेकर के आए। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांदा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और गोल्डन लाइट क्योंकि एक गोल्डन लाइट से भर चुका था उनका जो शाम होने आ रही थी, सन डूबने वाला था, तो आपने देखा होगा कि एक गोल्डन सी लाइट जो है वो सब में फैल जाती है, पीला पीली सी लाइट जो है वो सब में फैल जाती है, तो वैसी ही लाइटिंग सब में होने लगी। एंड हैड लिट हर रूम, जगमगा दिया उस लाइट ने। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, और हम कोर्टयार्ड के हाफ वे में पहुँचे ही थे। ऑल ओवर द वरांदा, कि तभी पूरा वरांदा, इन हर रूम राइट अप टू वेयर, और जहाँ वो लेटी हुई थी, डेड एंड स्टिफ, डेड एंड स्टिफ क्योंकि स्टिफ हो जाता है शरीर, तो एकदम डेड मृत लेटी हुई थी, स्टिफ लेटी हुई थी। रैप्ड इन द रेड श्राउड, थाउजेंड ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, थाउजेंड ऑफ स्पैरोज कहीं से आ गई और वो पूरे के पूरे फ्लोर पर फैल गई। देयर वॉज नो चर्पिंग, लेकिन वो बिल्कुल भी चर्प नहीं कर रही थी, बिल्कुल भी बोल नहीं रही थी, जैसे उन्हें पता चल गया था कि जो उन्हें खाना खिलाती थी, जो उन्हें प्यार करती थी, अब वो नहीं रही। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फैच सम ब्रेड फॉर देम, हमें बहुत ही बुरा लगा उन बर्ड्स के लिए, और उसकी जो उनकी जो मदर थी राइटर की, वो लेकर के आई, ब्रेड लेकर के आई उनके लिए। शी ब्रोक इट इन टू लिटल क्रम्स, और उन्होंने ब्रोक किया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, जैसे कि द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे ग्रैंड मदर तोड़ा करती थी। एंड थ्रू इट टू दैम, और उन्हें फेंक दिया उनके सामने, स्पैरोज के सामने फेंक दिया उन्होंने। द स्पैरोज टुक नो नोटिस, लेकिन अब इस बार स्पैरोज ने कोई भी नोटिस नहीं किया, ब्रेड की तरफ देखा तक नहीं। When we carried my grandmother's corpse off, जैसे ही मैंने अपनी ग्रैंड मदर की कॉप्स, मतलब कॉप्स यहाँ पर मतलब है शव, ये जो कॉप्स वर्ड है इसका मतलब होता है शव, को उठाया, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो बिल्कुल शांति से उड़ गई, जैसे कि वो भी शोक मनाने आई थी, और जैसे ही उन्होंने उनको उठाया वो भी उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड, और नेक्स्ट मॉर्निंग स्वीपर आया, उसने सारी जो ब्रेड जो क्रम्स थे उनको स्वेप कर दिया, झाड़ू लगा दी, और सबको उठा करके डस्टबिन में डाल दिया। आई होप आप लोगों को ये इमोशनल सी और इतनी ब्यूटीफुल स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आई होगी, एक एक पोर्शन आपको
बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल भी आपको अब परेशानी नहीं होगी इसके टेक्स्ट को समझने में, इसमें जो फुल स्टोरी थी उसको समझने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई होगी। मुझे भी ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है, मैंने भी आप लोगों के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हुए पढ़ाया है और आप लोगों ने एंजॉय करते करते पढ़ा होगा। अगली बार मैं फिर से एक नई स्टोरी, नए चैप्टर के साथ आप लोगों के साथ मिलूँगी, उसे भी और अच्छे तरीके से, जितना हो सकता है उतने अच्छे तरीके से आपके साथ एक्सप्लेन करूँगी। आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिसको भी आप शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ से शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।